नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वरुण गिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस की। यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने दिया है, यदि Z इज इक्वल टू 52, ऐसे ही ACT की वैल्यू जो है वो है 48, तो हमें बताना होगा BAT किसके बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन को समझें तो हम ऐसा सोच पाएंगे कि Z की वैल्यू असाइन की गई है 52, तो Z की वैल्यू 52 जो है यानी कि वो किस तरीके से आई होगी, तो मैं कुछ ऐसा ही सोच पाऊंगा या आप भी ऐसा ही सोच पाओगे कि Z की अगर हम बात करें नंबरिंग में, अल्फाबेट में Z जो है वो कौन से स्थान पे आता है, 26वें स्थान पर आता है। लेकिन 26 वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वो क्या है 52 है। यानी कि क्या किया होगा, 26 का दुगना किया होगा, तभी तो Z की वैल्यू क्या हुई 52। लेकिन अभी तक हम सवाल के लॉजिक को समझ नहीं पाए, हमने सिर्फ एक अनुमान लगाया कि Z की वैल्यू 52 इस तरीके से असाइन की गई है कि अल्फाबेट में Z जोन से स्थान पे आता है उसका दुगना कर दिया 52। सेम लॉजिक में चेक करूंगा ACT पर, अगर वो ACT के समूह पर वो लॉजिक लगा तो हम कह देंगे क्वेश्चन का यही लॉजिक होगा और उसे हम BAT पे लगा के आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर वो लॉजिक ACT पर लागू नहीं होता तो हम कहेंगे सवाल का ये लॉजिक नहीं है। फिर मैं दोबारा Z पर आऊंगा और फिर किस नई तरीके से सोच के मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। जैसे हम बात करें ACT पे तो हम कहेंगे A अल्फाबेट में कितने पे आता है, 1 पे, C आता है हमारा 3 पे और T हमारा आता है 20 पे। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हम कहेंगे ये जो जोड़ है ये आता है 24, और 24 का अगर हम इस तरीके से दुगना करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 48। यानी कि जो Z पर लगा, पहले पर लगा, सेम लॉजिक दूसरे पर भी लगा। तो अब कंफर्म हो गया कि सवाल का जो लॉजिक है वो ये है, किसी भी समूह पे अल्फाबेट की नंबरिंग करो, जो नंबर आएगा उसका दुगना कर दो। अब हम बात करेंगे BAT का कोड या BAT की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो B अल्फाबेट में 2 पे आता है, A हमारा 1 पे और T हमारा 20 पे। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो होगी 23, और 23 का अगर मैं दुगना करूं तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 46। यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा D। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका एनालॉजी या समरूपता से पूछा गया है। सवाल कुछ ऐसे है, कहता है 8:28 समानुपात 27, उसके बाद आगे की संख्या हमें बतानी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनालॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ शब्दों के बीच में, समूहों के बीच में या फिर संख्याओं के बीच में सादृश्यता या फिर समरूपता दिखाई जाती है। जैसे 8:28 का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर से किसी भी लॉजिक से रिलेट करता है। सेम उसी लॉजिक से हम ये बताएंगे या ये हमें बताना है 27 के आगे की संख्या क्या आएगी। मान ली मैं ऐसे सोचूं कि 8 जो है ना वो 2 के क्यूब से बना है, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8, और ये जो है ये 28 जो है वो कैसे आया, 3 के क्यूब से एक ज्यादा, तो हम कहेंगे 28। यानी कि 8 और 28 के बीच में जो लॉजिक है वो ऐसे है, जिस नंबर के क्यूब से ये वाली संख्या बनती है उसी नंबर, उससे अगले नंबर के क्यूब से एक ज्यादा जो है वो आगे की संख्या है। इसी लॉजिक के साथ अगर मैं यहां सोल्व करूं तो हम कहेंगे 27 जो है ना वो 3 के क्यूब से बना है, और अगर ये 3 के क्यूब से संख्या बनी है तो यहां जो संख्या होगी 3 से अगला नंबर क्या होगा 4 के क्यूब से एक ज्यादा होगी। जैसे इसमें था जिस नंबर के क्यूब से ये वाली संख्या बनी, इसका जिससे रिलेशन है वो संख्या इससे अगले अंक के क्यूब से एक ज्यादा है। यहां अगर ये 3 का क्यूब है तो यहां जो संख्या होगी वो 4 के क्यूब से एक ज्यादा होगी, और 4 का क्यूब 64 + 1 करेंगे तो सवाल का आंसर जो होगा वो होगा D यानी कि 65। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सवाल कुछ इस तरीके से है, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये जो लिखा है 5 - 35 + 5 / 40 × 10, इसकी समीकरण का मान हमें निकालना है। तो
तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, पहले दी गई समीकरण के अंदर हम सिंबल को, संकेतों को बदल लेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा है। जैसे उसने कहा एग्जामिनर ने, कहते हैं माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो माइनस को किस में बदल देंगे, प्लस में। कितना होगा, 35। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो प्लस को किस में बदलेंगे, माइनस में। उसके बाद भाग, भाग का जो अर्थ है वो बताया है गुणा, तो भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में। उसके बाद गुणा, गुणा का मतलब बताया है भाग, तो गुणा को किस में बदल देंगे, भाग में। तो जो समीकरण है वो जिसे हमें सोल्व करना है वो कुछ इस रूप में आएगी। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आए जिसको हमें सोल्व करना हो, तो सोल्व करते टाइम हमें बोर्ड मास यानी कि संकेतों को सोल्व करने का जो सीक्वेंस है वो क्या है, बोर्ड मास। मतलब हमें बोर्ड मास को यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। बोर्ड मास का मतलब ये है कि सबसे पहले हम किसी भी समीकरण में या इक्वेशन में हम के बाद हम सोल्व करेंगे ऑफ यानी कि का, जो गुणा की तरह ही सोल्व होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइड, डिवीजन यानी कि भाग की। उसके बाद सोल्व होगा गुणा, और उसके बाद एडिशन यानी कि प्लस, और लास्ट में जो बारी आएगी वो आएगी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा की। एग्जामिनर लिखे या ना लिखे ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी हमारे पास समीकरण आती है तो उसको सोल्व करते टाइम हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। अब इस इक्वेशन की तरफ मैं चलूं तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो ये जो है ये सीक्वेंस सिर्फ इतना रह गया कि सबसे पहले हम इस समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करें, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो ये सही तरीका रहता है किसी भी समीकरण को सोल्व करने का। जैसे इसमें मैं बात करूं तो भाग का संकेत यहां है, तो ये समीकरण जो होगी वो होगी 5 + 35 - 5। अब 40 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4। तो जैसे ही मैंने भाग सोल्व किया, भाग का संकेत गायब। अब बारी आती है गुणा की, तो गुणा करेंगे तो 5 + 35 - 5 की 4 से गुणा करेंगे 20। उसके बाद बारी आती प्लस की, तो हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हम कहेंगे वैल्यू जो हुई वो हुई 35 + 5 40 -20 करेंगे तो इस समीकरण की जो वैल्यू होगी, जो सवाल का आंसर होगा वो होगा 20। तो हम कह देंगे सवाल का जो आंसर है वो है ए। उम्मीद है आप क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका मिसलेनियस रीजनिंग से है, मतलब आपको सिर्फ मेंटल एबिलिटी यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा है, कहता है एक झुंड में 36 गायें हैं, ठीक है, 20 जो है वो ऐसी गायें हैं जिनका रंग सफेद है, 28 गायों का रंग जो है वो भूरा है। कितनी गायों का रंग जो है वो ऐसा है, मतलब कितनी गायों का दोनों रंग है, ऐसा हमें बताना है। एक झुंड में 36 गायें हैं जिसमें से बताया है 20 गायों का रंग सफेद है, 28 गायों का रंग भूरा है। हमें यह बताना है कितनी गायों का रंग, मतलब दोनों रंग है कितनी गायों के। तो अगर हम सवाल को देखें तो सीधा सीधा पता चल रहा है 20 ऐसी है जो सफेद है, उसके बाद 28 ऐसी है जो भूरी है। अगर हम इन नंबर को ही ऐड करें ना, 20 और 28 को अगर हम जोड़ें तो हम कहेंगे गायों की संख्या कितनी होगी, गायों की संख्या कितनी होगी, 48। लेकिन सवाल में क्या दिया है कि झुंड में जो टोटल गायें है ना वो 36 ही है। मतलब कहीं ना कहीं सवाल इस तरीके से सेंस दे रहा है कि इनमें से कुछ ऐसी गायें रही होगी जिनका रंग सफेद भी है और भूरा भी। यानी कि अगर हम बात करें हमारे तरीके से जो टोटल आया वो है 48, लेकिन सवाल में दिया है 36 ही टोटल है। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो हम कहेंगे 12 ऐसी गायें हैं जिनका रंग सफेद भी है और भूरा भी। इसलिए हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ए यानी कि 12। इसी सवाल को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं कहूं कि ये जो बॉक्स है ना ये रिप्रेजेंट करता है कुल गायों को, या टोटल कितनी है, जैसे बताया है 36। उसके बाद अगर हम ऐसे समझ लें कि ये गोला और ये गोला, ये वाला जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है उन गायों को जिनका रंग सफेद है, और ये वाला उनको रिप्रेजेंट करता है जिनका रंग जो है वो भूरा है। अगर हम यहां से देखें तो हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कुछ ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि कुछ ऐसा नंबर आएगा जो सफेद में भी कॉमन होगा और भूरे में भी कॉमन होगा। अगर हम इस तरीके से चलें तो हम कहेंगे यहां पर जो नंबर आएगा ना, यहां पर जो नंबर आएगा वो होगा आपका 12, और अगर ये 12 नंबर यहां आता है तो सफेद जो है वो टोटल है 20, तो यहां पर कितना आएगा 8, और अगर ये टोटल 28 है 12 आने के बाद यहां क्या होगा 16। यानी कि ये सवाल ऐसी सेंस दे रहा है।
अगर मैं सफेद की बात करूं, चाहे उनके ऊपर भूरा कलर हो या ना हो, तो हम कहेंगे 12 और 8 20, सवाल में यही बात है। और अगर हम बात करें उनका जिनका रंग भूरा है, तो हम कहेंगे 12 और 16 को जोड़ेंगे 28, यही बात है। लेकिन अगर हम देखें तो 12 नंबर ऐसा आता है जो इसमें भी काउंट है और इसमें भी, मतलब ये जो 12 है ये उन गायों की संख्या है जिनका रंग सफेद भी है और भूरा भी। तो आपको इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने 11th 12th मैथ में पढ़ा होगा। और या फिर इस सवाल को सीधा समझें तो टोटल आया 48, उसमें से 36 माइनस किया तब भी हमारे सवाल का आंसर सीधा ही आ गया, ए यानी कि 12। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका रैंकिंग से पूछा है। किसी भी सवाल में ऐसा दिया है, इस सवाल में कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं है, उसके बाद लीना जो दाएं से 7वीं है, यदि दोनों के स्थानों को आपस में बदला जाए तो सीता जो है ना वो बाएं से 15वीं हो जाती है। दोस्तों जब हम चैप्टर वाइज रीजनिंग को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे रैंकिंग के एक चैप्टर में बहुत सारी टाइप है, और हर टाइप के सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सवाल की स्टेटमेंट खुद बताती है कि रैंकिंग की वो कौन सी टाइप का क्वेश्चन। जैसे मैंने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी तो मैंने देखा ऐसा दिया है कि दोनों जो है ना वो अपने स्थानों की को बदल लेती है, यानी कि जो सवाल है वो रैंकिंग का होते होते पोजीशन इंटरचेंज मेथड यानी कि स्थान अदला बदली तरीके से है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, किसी भी एक के 2 रैंक दिए होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो सीता का एक रैंक दिया है 10, और सीता का जो दूसरा रैंक है ना स्थान बदलने के बाद वो कितना दिया है 15। ऐसे सवालों में हर बार किसी ना किसी एक व्यक्ति के 2 रैंक दिए होते हैं। 2 रैंक से मतलब ये है एक रैंक तो स्थान बदलने से पहले जो शुरुआती था, और एक स्थान बदलने के बाद। जैसे कहा है ना कि वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो उसका जो रैंक है सीता का वो कहां से हो जाता है, बाएं से 15। ये तो हुई सवाल की पहचान। अब सवाल को करने का तरीका क्या रहता है वो और सीखिए। ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जिसके 2 रैंक दिए हैं ना, जिस भी व्यक्ति के दोनों रैंक दिए हैं या 2 रैंक दिए हैं, हमें यह देखना होगा क्या दोनों रैंक एक तरफ से हैं। अगर दोनों रैंक एक तरफ से हुए तब तो क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना सवाल का आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं तो सीता का पहले वाला रैंक कहां से दिया है, बाएं से 10। फिर स्थान बदलने के बाद सीता का जो दूसरा रैंक दिया है ना वो भी कहां से दिया है, बाएं से। यानी कि सवाल में सीता के 2 रैंक दिए हैं और सीता के जो दोनों रैंक है वो एक ही तरफ से हैं, तो हम कहेंगे सवाल सोल्व तो होगा। आंसर मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड तो नहीं होगा। सवाल को सोल्व कैसे करेंगे वो चीज और सीख लो। जैसे मैंने देखा इस सवाल को सोल्व करने का तरीका ये रहता है, हम यहां से शुरू करेंगे। अगर मैं इसमें टोटल निकालूं तो हम कहेंगे जिसका नया रैंक दिया ना पहले वो लिखेंगे। जैसे सीता का नया रैंक, नया रैंक से मतलब क्या है, स्थान बदलने के बाद वाला रैंक। पुराने से मतलब स्थान बदलने से पहले वाला रैंक। तो 15 जो है वो सीता का नया रैंक है, यानी कि स्थान बदलने के बाद वाला रैंक है। प्लस सीता से जो दूसरी है ना वो कौन है, लीना, उसका पहले वाला रैंक कितना, 7। दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे, और यहां से जब हम करेंगे तो हम कहेंगे 22 - 1, यानी कि सवाल का आंसर जो होगा वो होगा 21। यानी कि कुल लड़कियां कितनी हैं, तो हम कहेंगे आंसर डी हमारा सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को श्रृंखला में कितनी बार, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए कि 7 बीच में हो और 1 और 3 क्या है उसके दोनों ओर हो। सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का, ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, वो कहता है कि इस सीरीज में हमें ये बताना है कि कितने ऐसे 7 है, कितने ऐसे 7 है कि 7 बीच में आए और 1 और 3 जो है ना उसके दोनों ओर आए। दोनों ओर आने का मतलब ये है अगर 1 यहां और 3 यहां आता है तब भी हम इस सिचुएशन को काउंट करेंगे, और अगर ऐसे 7 आ जाए, यहां 3 आता है और यहां 1 आता है तब भी हम इस सिचुएशन को काउंट करेंगे। क्योंकि सवाल में ऐसा कहा है कि 7 जो है ना वो बीच में आए और 1 और 3 क्या आए, सवाल के या 7 के दोनों ओर आए। यानी कि इस सिचुएशन में भी 1 और 3 7 के दोनों ओर है, और इस सिचुएशन में भी 1 और 3 क्या है, 7 के दोनों ओर है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम सारा का सारा फोकस किस पे करेंगे, 7 पे, क्योंकि 7 पे अगर हम फोकस करेंगे तो सवाल आसान होगा, जल्दी होगा। तो यहां से जब मैंने देखा ये 7 आया, अब ये बताओ क्या दोनों तरफ 1 और 3 है, नहीं है ना, क्योंकि हमें तो वो सिचुएशन देखनी है 7 बीच में आए और 1 और 3 क्या है उसके दोनों ओर आए। 7 तो है लेकिन 1 और 3 दोनों तरफ नहीं है। उसके बाद यहां चले 7 है लेकिन क्या
एक करेंगे, बिल्कुल है। तो पहली वाली सिचुएशन क्वेश्चन के अनुसार ये काउंट होगी 7 बीच में, 1 और 3 इसके दोनों ओर। उसके बाद 7 तो ये भी है, लेकिन क्या इनके दोनों तरफ 1 3 है? नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये 7 तो है, इसके पीछे है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक आगे एक पीछे, क्योंकि सवाल में कह रखा है दोनों ओर होने चाहिए 1 और 3, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इससे और आगे चले तो हमने देखा 7 यहां आया, क्या इसके दोनों तरफ 1 और 3 है? बिल्कुल है, तो इसको भी काउंट करेंगे। इससे और आगे चलें तो ये 7 है, 1 और 3 इसके दोनों तरफ नहीं है, ना ही ऐसा इनके दोनों ओर है। लेकिन जब हम इस 7 को देखेंगे तो हम कहेंगे 1 और 3 जो है ना वो इसके दोनों तरफ है। कैसे? देखो ये सीरीज यहां भी है, यानी कि इसको अगर हम यहां से हटा के समझने के लिए यहां लिख लें तो हम कहेंगे ये भी वो सिचुएशन बनी कि 7 तो बीच में है, 1 और 3 क्या है? इसके दोनों ओर है। तो कितना होगा अपन आंसर? एक तो ये सिचुएशन, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो हम कहेंगे सीरीज में 3 ऐसी सिचुएशन है कि 7 आपका बीच में आए, 1 और 3 उसके दोनों ओर। 7 आपका बीच में आए, 1 और 3 उसके दोनों ओर। तो हमारे सवाल का आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी से धनी है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, ए बी से धनी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ए जो है ना वो बी से क्या है? अमीर है, धनी है। तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है आपका ग्रेटर देन, यानी कि यहां जो भी वैल्यू होगी वो इधर वाली वैल्यू से बड़ी होगी। इसको समझने के लिए आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हम इसको ऐसा तीर जैसी सिचुएशन कंसीडर कर ले कि ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का, ये क्या है? एक तरीके से ऐसे एरो है, तीर है। तो हम कहेंगे इधर जो आएगी ना वैल्यू वो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, और इधर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी? छोटी। यानी कि इसको आप ध्यान रखने के लिए ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमेशा बड़ा छोटे को तीर मारता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है ग्रेटर देन सिंबल, एक होता है स्मॉलर देन। तो जब भी ये सिंबल आएगा तो हम कहेंगे इधर जो वैल्यू है वो क्या है? बड़ी, और इधर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? छोटी। जैसे ए ग्रेटर बी मैंने लिखा है तो हम कहेंगे ए ये और बी यहां, तभी तो ए जो है वो बी से बड़ा है, या सवाल की सेंस के अनुसार समझे तो ए बी से धनी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर कहता है सी जो है ना वो ए से धनी है। अब सी जो है ए से धनी, तो हम कहेंगे सी इधर आएगा। फिर आगे दिया है डी सी से धनी है। अब डी सी से धनी है तो हम कहेंगे डी कहां आएगा? यहां आएगा। फिर कहता है ई है वो सबसे धनी है। सबसे धनी का मतलब क्या है? इन चारों से धनी है वो, तो ई कहां आएगा? यहां। उसके बाद कहता है यदि इन्हें मतलब अमीरी के अनुसार अवरोध तो बताना होगा बीच में कौन आएगा। ये और समझ लो दोस्तों, होता क्या है, हमें अपनी डेली लाइफ में जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, एक जैसे हम बोलते हैं या पढ़ते हैं चढ़ते क्रम उतरते क्रम, वो तो हमें ध्यान रहते हैं। लेकिन जब सवाल में आरोही और अवरोही आ जाता है ना, तो कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम पक्का नहीं कह सकते कि अवरोही क्या होता है, आरोही। तो उसको हम आसान कैसे करेंगे? जैसे 2 क्रम होते हैं, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आपका आरोही क्रम। इन्हीं 2 शब्दों को आप ऐसे रिलेट कर लो कि अवरोही जो है ना वो होता है आपका उतरते, यानी कि उतरते क्रम, और आरोही जो होता है वो होता है आपका चढ़ते, यानी कि चढ़ते क्रम। जैसे आप अगर हम उतरते क्रम की बात करें ना, इसको पढ़ते ही आप समझ जाओगे। उतरते क्रम का मतलब जैसे हम इस तरीके से उतरते हैं सीढ़ियों में, तो हम कहेंगे बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ हम चलते हैं। और चढ़ते का मतलब क्या होता है? इस तरीके से ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो हम कहते हैं छोटे से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना होता है। अब ये तो शब्द आते नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आरोही और अवरोही शब्दों को लेके, तो इसको हम किस तरीके से ध्यान रख लेंगे? अगर कहीं भी आपको सवाल में कंफ्यूजन आए तो ऐसा करिएगा, अगर हम बात करें उतरते में कितने अक्षर हैं? 4, और अवरोही में कितने अक्षर हैं? तो हम कह देंगे 4 है। या आरोही में कितने हैं? 4, मतलब अवरोही में कितने हैं? 4, उतरते में कितने हैं? 4। तो अवरोही को हम कैसे समझ लेंगे? उतरते से। और आरोही में 3 अक्षर हैं, तो चढ़ते में भी कितने अक्षर हैं? 3, तो हम कह देंगे आरोही जो है वो क्या है? चढ़ते। तो इस तरीके से 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना के आप सवाल में आरोही अवरोही को अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अपने आप पहले ही अवरोही क्रम में है, यानी कि उतरते क्रम में है। ये सबसे अमीर है, फिर ऐसे करते करते ये सबसे गरीब है। पूछा क्या है? अगर इनको अवरोही क्रम में अरेंज करें तो बताओ बीच में कौन आएगा? तो हम कहेंगे बीच में कौन आएगा? सी। इसलिए आपके सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहता है दिए गए विकल्पों में से ये एक वर्ड दे रखा है कि अक्षरों का प्रयोग करते हुए
न बनाया जा सकने वाला, ये ध्यान से पढ़ने वाली बात होती है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। सवाल ऐसा नहीं, मतलब सवाल को जल्दी तो जरूर कीजिएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी ना कीजिएगा कि आप स्टेटमेंट ही ना पढ़े, मतलब खुद से अज्यूम नहीं कीजिएगा कि सवाल में यही पूछा गया होगा। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, फिर सवाल को समझें और फिर सवाल को कर दें। सवाल में कहा है न बनाया जा सकने वाला वर्ड हमें बताना है। ये वो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, मतलब हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, बस हमें 4 उत्तरों में से उत्तर छांटना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखो सवाल ये है, अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले ऑप्शन को चेक करने लगूं, क्या ग्रेट ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड में अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो देखना ये होगा, जिस भी ऑप्शन को मैं चेक करूंगा, जैसे मैं ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, इसमें कोई भी अक्षर जितनी बार आया है ऊपर वो उतनी बार होना चाहिए। ऊपर ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। फिर से रिपीट कर दूं, जिस वर्ड को हम देखेंगे ऑप्शन वाइज कि क्या वो बनता है या नहीं बनता, बार आया है वो ऊपर उतनी बार होना चाहिए। दिए हुए वर्ड में ऊपर ज्यादा बार हो सकता है लेकिन कम बार नहीं। जैसे जी की बात करें तो हम कहेंगे ये रहा जी, ठीक है, वहां से उठाया यहां रख दिया। आर की बात करें तो हम कहेंगे ये रहा आर। ई की बात करें तो ये रहा, ए की बात करें तो ये रहा, और टी की बात करें तो ये रहा। यानी कि अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो भी अक्षर है ना, वो सारे के सारे ऊपर दिए वर्ड के अंदर अक्षर हैं, तो ये तो बनेगा। लेकिन पूछा क्या गया था, नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए हम कह देंगे पहला हमारे सवाल का आंसर नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो वो क्या है, OUT, ये तो इकट्ठी ही स्पेलिंग है, OUTRAGE। यहां तक देखें तो एज इट इज उठाया और लिख दिया। पूछा क्या था, नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये तो बनता है, तो हम कहेंगे सवाल का आंसर ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कहता है SURAT, तो देखो S हमारा ये रहा, जैसे इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद U की बात करें तो ये रहा, R की बात करें तो ये रहा, A की बात करें तो ये रहा, और T की बात करें तो ये रहा। तो ये भी ऊपर दिए अक्षरों का प्रयोग करके बनता है, लेकिन सवाल पूछा था नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सीधी सी बात है, 3 उत्तर नहीं होंगे तो D उत्तर होगा ही होगा। फिर भी हम यहाँ सीखने के लिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं। जैसे मैंने देखा जी की बात करें तो जी जो है ना, दिए हुए वर्ड में कितनी बार आया है, 2 बार, लेकिन ऊपर जो वर्ड दे रखा है उसमें जी कितनी बार है, केवल 1 ही बार। तो वही सिचुएशन आई कि जिसको हम देख रहे थे कि वो बनता या नहीं बनता, उसमें कोई भी अक्षर जितनी बार आया है वो ऊपर उतनी बार होना चाहिए। ऊपर ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। जैसे मैंने देखा जी यहाँ 2 बार आया, तो ऊपर जो था ना 2 बार कम से कम होना चाहिए। 3 बार होता चलता, लेकिन 1 बार है तो हम कहेंगे ये वो है वर्ड है जिसका प्रयोग करके या इसमें आए अक्षरों का प्रयोग करके ये वर्ड नहीं बन सकता। तो सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, श्रृंखला को पूरा करना है हमें, यानी कि ये आपका सवाल है अल्फाबेट सीरीज रिपीटिशन से। अल्फाबेट सीरीज रिपीटिशन में ये होता है कोई भी अक्षर सीरीज में 1 से ज्यादा बार रिपीट होता है। जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूं, जैसे ओ को देखूं तो ओ ये यहां पर भी है। एन की बात करें तो यहां हो सकता है बीच में भी आया हो। तो 1 से ज्यादा अक्षर जो है ना वो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए कह देते हैं अल्फाबेट तो है ही, अल्फाबेट सीरीज भी है, साथ में क्या है, रिपीटिशन भी है। तो करना क्या होता है ऐसे सवालों में, पहले पूरी की पूरी सीरीज के अंदर कितने अक्षर हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनको हमें काउंट करना होगा। अगर मैं काउंट करूं तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर इनकी संख्या है दोस्तों 16, तो हमें करना क्या होगा, इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग कैसे, जैसे अलग अलग संख्या के अनुसार अलग अलग ग्रुपिंग होती है। जैसे यहाँ 16 है तो हम कहेंगे इसमें 4 4 के 4 पेयर रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आज के दिन 16 का क्वेश्चन या 17 का क्वेश्चन या 15 का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो 16 अगर टोटल है तो हम क्या कहेंगे, 4 4 के 4 ग्रुप या 4 4 के 4 पेयर रहे होंगे। तो 16 में 4 4 के 4 पेयर बनाते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें 4 4 के 4 पेयर बनाए तो मैंने कहा पहला जो पेयर है 4 का वो ये है, ये हमारा पहला 4 है। उसके बाद अगर हम बात करें ये दूसरा 4 का पेयर है, फिर उसके बाद ये तीसरा और आखिरी में ये। हमने क्या किया, 16 अक्षरों में 4 4 के 4 ग्रुप बना लिए। अब करो क्या, लगातार किन्हीं भी 2 पेयर को आपस में कंपेयर करते हुए भरो। अगर मैं आपस में कंपेयर करते हुए भरूं तो मैं कहूंगा यहां जो है ना वो पहला अक्षर क्या है, एम,
ठीक है। इसको देखते हुए यहाँ क्या आएगा m, यहाँ देखें तो भी m है, यहाँ देखें m है। तो मैंने क्या किया, सवाल को अप्रोच करने की कोशिश की। लगातार कोशिश करिएगा, लगातार दो आपस में ग्रुप को मैंने कंपेयर करते हुए भरा। उसके बाद अगर मैं दूसरे की ओर चलूं तो दूसरा अक्षर क्या है o, यहाँ क्या आएगा o, यहाँ o, यहाँ o, ठीक है। उसके बाद तीसरा अक्षर यहाँ क्या है n, ये है ही, यहाँ क्या आएगा n और ये भी n है। और आखिरी जो है वो क्या है p, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा p। अगर मैं आपस में कंपेयर करते हुए भरूं तो मैंने देखा कि पहला जो पेयर है वो है MONP, फिर क्या है MONP, फिर OMONP, फिर OMONP। यानी कि सवाल जो है वो होमोजीनियस समान या समरूप सीरीज से है, जिसमें पूरी की पूरी श्रृंखला में 4 का एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे सवाल का जो आंसर होगा, पहले में हमारा आया M, फिर होगा O, फिर होगा N और फिर होगा P, यानी कि MONP। और MONP जो है ना वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है यदि हीटर को KBDQHO लिखा जाता है या कोडित किया जाता है तो कूलर का कूट या जिसको हम कहते हैं कोड क्या होगा। यानी कि सवाल जो है ना वो आपका कोडिंग, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, वहां से पूछा गया है। पहले सवाल की स्टेटमेंट पढ़ो ताकि आप सवाल में ये जान पाओ कि करना क्या है, मतलब सवाल का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। मैंने देखा हीटर के अंदर जो अक्षर है और यहाँ इसके कोड में जो अक्षर है, क्या वो सारे के सारे अक्षर सेम है? नहीं है ना। जब आपको यहाँ और यहाँ अलग अलग अक्षर नजर आए तो पहला काम क्या करिए, सवाल में मतलब अल्फाबेट के ऊपर नंबरिंग डाल लो कि कौन सा अक्षर अल्फाबेट में कौन से स्थान पे आता है। जैसे मैंने देखा H जो है ना वो आपका 8 पे आता है, E 5 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 5 पे और ये 18 पे, ये हमारा 11 पे, 2 पे, 4 पे, उसके बाद 17 पे, 8 पे और 15 पे। अब करो क्या, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी रीजनिंग में जो मर्जी चैप्टर उठा लो, अगर आप अल्फाबेट को यानी कि ABCD के अक्षरों को संख्याओं में कन्वर्ट करते हो तो दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या तो चीजें प्लस होगी या माइनस। गुणा भाग की तरफ कभी ना सोचिएगा वरना आप सवाल को गलत कर बैठेंगे। जैसे मैंने देखा 8 से 11 जो है ना वो कैसे बना, तो हम यही कहेंगे -3 किया होगा। 5 से 2 कैसे बना, तो हम कहेंगे -3। 12 से ये जो 1 है ना, 1 से 4, 1 मिनट, अगर हम बात करें 8 से 11 की तरफ कैसे चले, +3 किया। फिर 5 से 2 कैसे किया, -3। फिर 1 से 4 क्या किया, फिर से +3। और फिर 20 से 17 क्या किया, -3। फिर 5 से जो 8 है फिर से +3 और फिर 18 से 15 क्या किया, -3। यानी कि सवाल में जो लॉजिक है वो ऐसा है कि हर अक्षर का हम बात करें तो पहले क्या किया, +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, इस तरीके से चला आ रहा है। तो यहां अगर मैं कूलर पे लगाऊं तो हम कहेंगे C जो है ना वो आता है आपका 3 पे, पहले क्या है +3, तो +3 करेंगे तो यहां लिख लेते हैं क्या आएगा 6, और 6 पे कौन सा अक्षर आता है F। अगर हम बात करें ऐसा आंसर होगा जिसका पहला F है, तो हम चालाकी नहीं कर पा रहे क्योंकि 3 ऑप्शन F से शुरू होते हैं। और आगे सोल्व करते हैं सवाल को। O कितने पे आएगा, 15 पे, तो यहाँ क्या किया -3 करेंगे तो क्या आएगा 12, और 12 पे क्या आता है L। फिर O आपका फिर से 15 पे, तो बारी किसकी आती है +3 करेंगे तो 18 पे कौन सा अक्षर होगा R। उसके बाद अगर हम बात करें L जो है वो कितने पे आएगा 12 पे, -3 करें तो क्या आएगा 9 पे क्या आएगा I। फिर E हमारा 5 पे, फिर से +3 की बारी है, +3 करेंगे तो 8 पे आपका क्या आएगा H। और उसके बाद R आपका 18 पे, फिर से -3 करेंगे तो 15 पे क्या आएगा O। यानी कि सवाल का जो पूरा आंसर होगा वो होगा FLRIHO, और ऐसा जो है ना वो है आपका ऑप्शन ए। उम्मीद है आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। डरिएगा नहीं, मतलब जब हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो हम और भी चीजें आसान कर लेंगे। अभी हो सकता है आपका सीखने का दौर हो या आपका पढ़ने का दौर हो, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करोगे। और जब आप ढेरों सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। स्मार्ट वर्क से मतलब ये है कि आप सवाल को पढ़ोगे, हो सकता है आपको सवाल पूरा भी ना करना पड़े। जैसे इसी सवाल की मैं बात करूं ना तो आपका सवाल का उत्तर यहीं आ गया था। FLR जो है ना वो सिर्फ इसी में था, लेकिन हम यहाँ सीखने के लिए सवाल को पूरा कर रहे हैं ताकि आप हर वीडियो से मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है A का मतलब प्लस है, ठीक है, B का मतलब क्या है भाग, C का मतलब क्या है प्लस,
और डी का मतलब क्या है माइनस। यानी कि ये जो सवाल है ना वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाओं से है और इस समीकरण में सिंबल की जगह अक्षर रख दिए गए हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा है ना हम सिंबल चेंज कर लेते हैं। जैसे 21 हमारा एज इट इज रहेगा, फिर कहता है सी, सी का मतलब क्या है प्लस, तो सी को किस में बदल देंगे प्लस में। उसके बाद 3, फिर डी, डी का मतलब क्या है माइनस कितना 6, फिर ए का मतलब क्या है गुणा, फिर 8 एज इट इज, फिर बी, बी का मतलब क्या है भाग कितना 2। यानी कि किया क्या, इस समीकरण के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर हमने जो भी अल्फाबेट थे ABCD के अक्षर थे उनको सिंबल में बदल लिया। और सवाल में ऐसा दे रखा था ABCD का मतलब ये है, हमने उनको सिंबल में कन्वर्ट किया। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, ऐसे सवालों में जब भी हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। बोर्ड मास का मतलब आप समझ ही होंगे, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही का है, तो सीधी बारी जो आएगी वो किसकी आएगी, भाग की। तो भाग करेंगे और जब हम इसको भाग करेंगे तो हम कहेंगे ये रहेगा आपका 21 प्लस 3 माइनस क्या होगा 6 गुणा 8 को 2 से भाग किया तो क्या होगा 4। फिर बारी आती है गुणा की, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 प्लस 3 माइनस 6 की 4 से गुणा करेंगे 24। फिर आती है बारी प्लस की और फिर माइनस की, तो हम कहेंगे 24, 21 और 3 24, 24 में से जब 24 माइनस करेंगे तो आपके सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 0 और 0 ऑप्शन क्या है बी। तो हम कहेंगे 11th का आंसर क्या होगा बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से अल्फाबेट सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी जो मैं आपको बता रहा था, अगर इस सवाल को करें ना तो हमें नंबरिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो बिना नंबरिंग के भी सवाल का जो है आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने देखा जो अल्फाबेट है ना वो लगातार है ABC, फिर यहां देखूं तो FGH, यहां देखूं तो LMN। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना ये आपको मतलब सवाल को नए रूप से या नए तरीके से करने में हेल्प करेगी। आप नंबरिंग करेंगे ही नहीं। वैसे चैप्टर को जब मैं पढ़ूं तो तरीका यही कहता है कि हर अक्षर के ऊपर नंबरिंग करो फिर प्लस माइनस करो, लेकिन आपने सवाल को ध्यान से देखा तो बिना नंबरिंग के सवाल जल्दी हो जाएगा। देखो सी आपका कितने पे आता है 3 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, हम कहेंगे यहाँ प्लस 3 करो, या फिर अगर आप इसको भी ना करना चाहो तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अगर हम देखें ए बी सी लगातार ठीक है, सी के बाद क्या किया, ध्यान से देखिएगा, सी के बाद क्या किया, डी को छोड़ दिया, डी के बाद क्या किया, ई को छोड़ दिया, यानी कि ए बी सी 3 का पेयर लिखा, फिर 2 अक्षर छोड़ दिए, कौन कौन से, डी और ई, लिख दिया एफ जी एच, ठीक है। यहां क्या किया, एच के बाद आई को छोड़ दिया, आई के बाद जे को छोड़ दिया, के को छोड़ दिया, एल एम एन। अब देखो लॉजिक ये बना, इससे जब अगले पेयर पे गए तो हमने 2 को छोड़ दिया, इससे जब आगे गए तो हमने 3 को छोड़ दिया। तो अब सवाल का तरीका क्या होगा कि आप 4 अक्षर छोड़ दो। 4 अक्षर कैसे, एन के बाद क्या होगा, एन के बाद अगर हम बात करें ओ छोड़ दो, ओ के बाद अगर हम बात करें पी छोड़ दो, पी के बाद क्यू को छोड़ दो और आर को छोड़ दो। इनको छोड़ेंगे तो हम कहेंगे सवाल का आंसर होगा एस टी यू। तो हम एस टी यू जो है वो आपका सी है। अगर आप नंबरिंग करके सवाल को करते तब भी सवाल का आंसर क्या आता, एस टी यू ही आता, लेकिन नंबरिंग करने में जो आप टाइम लगाते उससे पहले हमने सवाल को सीधा ही कर लिया, क्योंकि मैंने सवाल को पढ़ते ही देखा कि नंबरिंग का कोई काम नहीं, क्योंकि अल्फाबेट जो है ना वो लगातार है। इसी बात को मैं आपको अगले क्वेश्चन पे समझाऊंगा। देखिएगा सवाल वही है, उसी चैप्टर का सवाल है, लेकिन इस बार मैं आपको कहूंगा कि नंबरिंग कर लो। क्यों, क्योंकि जो अल्फाबेट है ना वो लगातार नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको औरों से अलग करेगी, जिससे आप मतलब एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं तो हम कहेंगे ए सी, उसके बाद क्या है एफ एच, फिर क्या है के एम, फिर है पी आर। इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो सवाल है ए सी एफ एच के एम, फिर है पी आर, ये पूछा गया है। अब नंबरिंग करो, देखो ए कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, एफ कितने पे आएगा 6 पे, के कितने पे 11 पे और पी कितने पे 16 पे। 1 से 6 गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अल्फाबेट को या अक्षरों में नंबर या संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं, गुणा भाग कभी नहीं सोचना। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि 1 की 6 से गुणा कर दी, क्योंकि ये लॉजिकली है ही नहीं, ये मतलब एग्जाम के पॉइंट से चीजें एक्सेप्ट होगी नहीं। जब भी आप अल्फाबेट को नंबर या संख्याओं में कन्वर्ट करोगे तो 2 ही बातें सोचना, या तो प्लस या माइनस। अब जैसे 1 से 6 में बस यही कहूंगा प्लस 5 कर दिया, 6 से 11 क्या किया, फिर से प्लस 5,
11 से 16 क्या किया, फिर से +5 और यहाँ +5 करेंगे तो क्या होगा 21 और 21वां अक्षर क्या होगा U। तो हम कहेंगे आंसर ऐसा होगा जिसका पहला अक्षर होगा U। अब दूसरे के लिए क्या करो, ऊपर कर लो नंबरिंग, C कितने पे 3 पे, H कितने पे 8 पे, M कितने पे 13 पे और R कितने पे 18 पे। तो 3 से 8 क्या बना, हम कहेंगे +5, यहाँ भी क्या किया +5, यहाँ भी क्या किया +5 और यहाँ भी क्या किया +5 करेंगे तो 18 और 5 23, 23 पे कौन सा आएगा W। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा UW यानी कि C। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा जो आपको मतलब क्वेश्चन को जल्दी कराने में हेल्प करेगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नंबर सीरीज का सिंपल क्वेश्चन है, कहता है अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज जो है ना वो ऐसे दे रखी है 1 5 12 22 35, बताइए आगे संख्या क्या आएगी। देखो नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, लेकिन ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी और यहां भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका एग्जाम एसएससी है, हरियाणा एसएससी है, तो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए आप दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस लेके क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम के मतलब अपने एक्सपीरियंस को देखा है। तो जब भी एसएससी या हरियाणा एसएससी का क्वेश्चन आता है तो नंबर सीरीज का जब क्वेश्चन आता है ना वो डिफरेंस पे या ऐसा कह लो डिफरेंस पे कोई लॉजिक लगता है, उसके बाद आंसर आ जाता है। लेकिन जब यही एग्जाम आप बैंकिंग और एनटीपीसी रेलवे के लिए तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां सवाल में हमें डिफरेंस नहीं देखना होता, क्योंकि रेलवे और आपके बैंकिंग एग्जाम में जो सीरीज आती है ना वो आता है मल्टीपल बेस, यानी कि गुणा पे या भाग पे आधारित आती है। लेकिन जब एसएससी और हरियाणा एसएससी की तरफ आप चलते हैं तो सीरीज जो है ना वो आपके डिफरेंस से आती है। तो दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हुआ 4, 5 में से 1 घटाया। यहाँ जो डिफरेंस होगा वो होगा 7, यहाँ जो डिफरेंस होगा वो होगा, अगर मैं इसमें से माइनस करूं 10, यहां जो डिफरेंस होगा वो होगा 13। देखो जैसे ही मैंने डिफरेंस लिया तो मैंने देखा तरीका क्या कहता है, पहले की दो संख्याओं के बीच का अंतर 4, ठीक है 4 और 3, यहां से यहां चले तो 4 और 3 या सीधा ही कर लो, पहले जो डिफरेंस है वो कितना है 4। अगर पहले डिफरेंस 4 है उसके बाद जो डिफरेंस है वो क्या है 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 13 और 3 करेंगे तो क्या होगा 16। यानी कि अगर हम इसमें 16 प्लस करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर होगा 51। तो हम कह देंगे बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सीधा यही भी कर सकते थे। ये तो उसमें सिखाने के लिए सवाल को लिख के ताकि आप अच्छे से अच्छा समझ पाएं। तो हम कहेंगे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी कोडिंग लैंग्वेज में या कोड भाषा में क्वेश्चन को RWFUUKPP लिखा जाता है तो हमें बताना होगा आंसर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो जो पेड़ है उसके अंदर जो अक्षर है और जो कोड है उसके अंदर जो अक्षर है, क्या दोनों अक्षर सारे के सारे अक्षर सेम है? तो आप कहेंगे सेम नहीं है। ये बात अभी सिखाई थी, अगर दोनों तरफ अक्षर सेम ना हो तो सवाल में आप नंबरिंग कीजिएगा। अगर अक्षर सेम होते फिर हम कहते हैं नंबरिंग का कोई काम नहीं, उसने इन अक्षरों को आगे पीछे या अगर ऐसे लिख के करते हो तो ऊपर नीचे किया होगा। लेकिन हम समझने के लिए एक बार सवाल को लिख लेते हैं। कहता है किसी कोडिंग लैंग्वेज में क्वेश्चन QUESTION यही स्पेलिंग है, क्वेश्चन का जो कोड है वो क्या है RWFUUKP और P। अब करो क्या, इधर और इधर अलग अलग अक्षर है, सारे के सारे अक्षर देखने होते हैं, एक दो अक्षर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे अक्षर देखूं तो मैच नहीं करते तो नंबरिंग कर लो। क्यू जो है वो हमारा कितने पे आता है 17 पे, ये हमारा कितने पे आता है 18 पे, तो हम कहेंगे फिर से क्या किया +1। वही बात बार बार आ रही है और ये वो बात है जो आपको ध्यान रखना होगा। अगर 17 से 18 आए तो हम कहेंगे सीधा हम प्लस माइनस ही करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, गुणा भाग कभी मत सोचना। U हमारा कितने पे आता है 21 पे, W हमारा 23 पे, तो हम कहेंगे यहाँ क्या किया +2। E हमारा 5 पे, F 6 पे तो क्या किया +1। S हमारा 19 पे, U हमारा 21 पे तो क्या किया फिर से +2। T हमारा 20 पे और U हमारा 21 पे तो क्या किया +1। 9 पे 11 पे क्या किया +2, फिर ये 15 पे, ये 16 पे, ये क्या किया +1 और फिर ये हमारा 14 पे, ये 16 पे तो क्या किया +2। तो मैंने देखा सवाल का जो लॉजिक है ना, यहाँ 1 प्लस कर दो, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे है। इसी लॉजिक को जिसमें पूछा है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि आंसर का कोड क्या होगा, तो हम कहेंगे आंसर का जो कोड होगा वो ऐसे होगा। A कितने पे आएगा 1 पे, पहला क्या कहता है +1 कर दो, +1 करेंगे तो क्या होगा B, ठीक है 2 यानी कि B।
n आता है 14 पे। अब बारी किसकी आती है, +2 की। +2 करेंगे तो क्या होगा 16, और 16 का मतलब क्या होगा p, ठीक है, bp। फिर आगे चलें तो s हमारा फिर से 19 पे, 19 में +1 करेंगे तो क्या होगा 20, 20 पे क्या होगा t, तो हम कहेंगे bpt। यहीं से उत्तर आ गया, लेकिन हम सीखने के लिए पूरा सोल्व कर लेते हैं। w जो है वो कितने पे आएगा 23 पे, 23 पे अगर हम करेंगे तो बारी क्या आएगी +2, 25, 25 का मतलब क्या होगा y, ठीक है। फिर e हमारा 5 पे क्या करेंगे +1 यानी कि 6, और 6 पे क्या आता है f। फिर r हमारा 18 पे, 18 पे क्या करेंगे +2 करेंगे तो 20, और 20 पे क्या आता है t, तो हम कहेंगे सवाल का जो उत्तर है वो है BPTYFT, और यही आपका ऑप्शन ए है। तो हम कह देंगे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहे। सभी साथी अपना अपना एक टारगेट सेट कर ले अपनी एबिलिटी के अनुसार, और उसे पाने के लिए जी जान लगा दें। हो सकता है दोस्तों कुछ लोग आपका मजाक बनाएं या आपके सपने का मजाक बनाएं, तो उसको भी आप पॉजिटिव नजरिए से देखिएगा।